हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक कांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेक कांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के बारे में जानेंगे। अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानेंगे। मांग के नियम की मान्यताएं के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मांग के बारे में। पिछली क्लास में हमने मांग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या होती है मांग? इच्छाओं की पूर्ति करना। ठीक है, जो भी इच्छाएं हैं हमारी, उनकी पूर्ति करना, वो क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। एक निश्चित कीमत के आधार पर, एक निश्चित समय के आधार पर वस्तुओं को क्या करना है? प्राप्त करना मांग कहलाता है। मांग का जो नियम होता है, आप ये फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये प्राइस, ये कीमत का है और ये डिमांड का है। डिमांड के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या होती है? इच्छाओं की पूर्ति करना एक निश्चित समय पे निश्चित साधन के द्वारा होता है। मांग और पूर्ति में दोनों में विपरीत संबंध होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? कीमत है। कीमत अगर किसी वस्तु की बढ़ रही है, ठीक है, तो उस वस्तु की क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी। इसके विपरीत अगर प्राइस कम होता है, जैसे ये तराजू है, ठीक है, ये अभी ऊपर उठा हुआ क्योंकि डिमांड क्या है? कम हो रखी है और प्राइस बढ़ रखा है। लोग क्या है? वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद रहे हैं। इसकी जगह प्राइस कम हो जाएगा तो ये डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जब स्थिर कारक क्या होंगे? स्थिर होंगे। जो भी कारक है वो स्थिर होंगे, वहां पे क्या होती है? मांग क्या दर्शाती है? कीमत के साथ विपरीत संबंध दर्शाती है। वही क्या कहलाता है? मांग का नियम कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कीमत बढ़ने के साथ क्या होती है? मांग कम होती है। यहाँ पे आप तराजू में देख पा रहे होंगे, ये कीमत है और ये मांग है। अब आगे देख लेते हैं। अन्य कारक जब स्थिर रहते हैं तो उसके आधार पर हम मांग की नियम की मान्यताओं के बारे में जानेंगे। जान लेते हैं अजम्पशन ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, अन्य कारक जो है वो अगर स्थिर रहे तो मांग का नियम वहां पे क्या होगा? लागू होगा। अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे, कौन सी अजम्पशन ऐसी हैं जिसपे हम डिमांड कर सकते हैं वस्तुओं की। तो पहला देखिए, यहाँ पे है आय स्तर। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनकम स्टेबल। अगर कोई उपभोक्ता है, उसकी इनकम शुरुआत में 20,000 है, ठीक है, महीने की उसकी इनकम 20,000 है, अगले महीने ही मतलब उसको 20,000 मिलने वाले हैं, तब जाके वो उस वस्तु की मांग करेगा। अगर यहाँ पे उसकी आय क्या हो जाती है? कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे कम हो गई ज़्यादा हो गई, तो वो उस वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। उसकी मांग क्या हो जाएगी? वहाँ पे कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या है? आय स्थिर होने पे भी मांग का नियम वहाँ पे लागू होता है। दूसरा जो देखिए, जनसंख्या स्थिर। ठीक है, जनसंख्या स्थिर मतलब पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। अगर जिस भी देश में जनसंख्या अगर स्थिर हो रही है तो वहाँ पे मांग का नियम लागू होगा। अगर जनसंख्या ऊपर नीचे हो जाती है, बढ़ या घट जाती है, तो वहाँ पे वस्तुओं की मांग में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं। ठीक है, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं मतलब जो काफ़ी महंगी वस्तुएं हैं, जिन पे हम मांग को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे आप मंदिर में जाते हो या कहीं भी जाते हो, जहाँ पे आप जितना रुपया आपसे मांगा जाए उतना आप पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? मांग का नियम लागू नहीं करता है। अब आगे देख लेते हैं। चौथा, प्रतिस्थापन सूचक वस्तुएं। प्रतिस्थापन सूचक का मतलब एक वस्तु की जगह, जैसे मैंने कल बताया था कि एक एग्जाम्पल दिया था, सेब की जगह हम क्या खा रहे थे? अमरूद खा रहे थे। तो अगर ऐसी स्थिति ना हो, अन्य कारक स्थिर होंगे, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वहाँ पे भी मांग का नियम लागू नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, स्वभाव रुचि स्तर, टेम्परामेंट, इंटरेस्ट स्टेबल। ठीक है, अगर आदमी का क्या है स्वभाव, उसकी रुचि एक स्थिर रहती है, तब जाके वो मांग कर सकता है। अगर उसकी स्थिति कम या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या है? वो मांग में ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो भी मैंने टॉपिक आपको बताए सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। पहला जैसे आपने, पहले जैसे इसमें है आय स्थिर। आय स्थिर में क्या है? उपभोक्ता की आय क्या रहेगी? स्थिर बनी रहेगी, तब जाके वो मांग कर सकता है। अगर उसकी आय ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो मांग नहीं करेगा वस्तुओं की। दूसरा था जनसंख्या। किसी देश की जनसंख्या क्या हो रही है? कम ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे वस्तुओं की मांग में क्या हो जाती है?
कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। अब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जो वस्तुएं जिन पे क्या होती है, एक पैरेलल बनी रहती हैं, जिनका मांग उतना ही रहता है, जिनका मूल्य उतना ही रहता है, वहाँ पे भी क्या है, मांग का नियम। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम मांग के नियम को जानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, सेब की कीमत यहाँ पे रुपये में है और यहाँ पे सेब की मांग केजी में है। ठीक है, सेब की कीमत क्या है, 4 रुपये यहाँ पे हुई, और तब जो मांग की लोगों ने वो 2 सेब की मांग की। ठीक है, और यहाँ पे सेब की कीमत जो है 1 रुपये कम हुई। देख रहे होंगे आप, 4 रुपये से 1 कम हुआ। ठीक है, 4 रुपये से जब सेब की कीमत क्या हुआ, कम हुआ 3 रुपये, तो वहाँ पे मांग क्या हो गई, बढ़ गई। 2 से क्या हो गई, 4 लोग उस सेब को खरीद रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फिर 1 रुपया डिक्रीज हुआ, ये 2 रुपये किलो सेब हुआ, तो यहाँ पे मांग फिर क्या हो गई, बढ़ गई। 4 की जगह 6 लोग सेब के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे फिर आप देख लीजिए कि 2 रुपये से 1 रुपये सेब की कीमत हुई, तो 8 लोग यहाँ पे सेब को कीमत के मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम समझे कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत अगर बढ़ रही है तो लोग क्या करेंगे, मांग कम करेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मांग क्या हो रही है, कीमत जो है कम हो रही है, तो वस्तु की मांग क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो ये दोनों कीमत और मांग क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। अब एक ग्राफ के माध्यम से हम मांग के नियम को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वक्र तैयार कर रहे हैं जिससे आप जल्दी मांग के नियम को समझ पाएँ। ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई, और ये 0। ठीक है, यहाँ पे हम ओ वाई अक्ष पे कीमत को दर्शाएंगे। ठीक है, कीमत जो क्या होती है, प्राइस, इसको पी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम मांग, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड, इसको दर्शाएंगे। अब देखिए सेब की कीमत है रुपये में, तो हम यहाँ पे कीमत को दर्शाएंगे, और इस वाले पोर्शन में हम क्या दर्शाएंगे, मांग को दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम डाल देते हैं 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये मांग है ना, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये ग्राफ आपका आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हम दर्शा देते हैं कीमत को, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4। प्राइस जो आपकी 4 तक है और मांग जो है आपकी कितने तक है, कितने तक है, 8 तक। तो हमने इतना यहाँ पे ग्राफ तैयार कर लिया। जब 4 रुपये कीमत थी वस्तु, तब कितने लोग खरीद रहे थे, 2 लोग यहाँ पे वस्तु को खरीद रहे थे। जब 4 रुपये कीमत थी तो मांग कितनी थी, 2। ठीक है, अब इसके बाद रुपये की कीमत हुई कितनी, 3। तो यहाँ से ये देख पा रहे होंगे आप 3, और मांग कितनी है, 4। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए जैसे ही मांग ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगी, वस्तुओं की मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे कीमत कम हुई तो वस्तुओं की मांग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब इस पे देख लीजिए वस्तु की कीमत कितनी हुई, 2 रुपये हुई, और मांग कितनी है, 4 हुई। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है कीमत कितनी हुई, अब 1 रुपये कीमत हो गई है। ठीक है, और मांग कितनी हो गई है, 8। तो ऐसा ग्राफ आपका बना। जो कीमत है ये आपका ये वाला पोर्शन दिखा रहा है। ठीक है, कीमत जब ज़्यादा थी तो मांग कितनी थी, कम थी। ठीक है, कीमत जब ज़्यादा हुई, ठीक है, तो मांग कम थी। अगर मांग ज़्यादा हुई, देख रहे हो आप, मांग क्या हो रही है, ज़्यादा, तो उस टाइम कीमत कितनी थी, कम थी। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या बनेगा, ये वक्र बनेगा जो ऋणात्मक आ रहा है, देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये क्या है, ऋणात्मक वक्र आपका ऐसा बनेगा। कीमत और क्या, मांग के बीच क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, और कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। तो ये था मांग का नियम। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।